हेलो एवरीवन। कंप्यूटर नेटवर्क्स के इस वीडियो के अंदर हम लोग जो हैं आपके साथ ऐसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के अंदर जितने भी क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा वो पहले के जो एग्ज़ाम्स हुए हैं कंप्यूटर साइंस के उनमें आए हुए सवाल हैं। तो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इनको आप जरूर देखिएगा। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो। ये जो है हमारा कंप्यूटर नेटवर्क का एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 3 वीडियो है। इससे पहले 2 वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूं, तो अगर अभी तक आपने उन वीडियोस को देखा नहीं है तो जाके देख लेना इस लेक्चर के बाद। तो अगर आप इस 2 वीडियो को इस वीडियो के बाद भी देखोगे तो भी चलेगा। ओके, ये तो था आपके बारे में। और साथ में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं कंप्यूटर साइंस में, स्पेशली टीजीटी की, पीजीटी की, जिसमें केवीएस, एनवीएस, डीएसएसबी, ईएमआरएस के एग्जाम शामिल हैं टीजीटी पीजीटी के। या फिर आपके स्टेट लेवल के कंप्यूटर टीचर की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर अपने आईटीआर टीओ एमपी के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बीपीएससी की, टीआरई की एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर अपने स्टेट लेवल के स्लेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो सभी स्टूडेंट के लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होने जा रहा है। इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा। तो सभी स्टूडेंट जो है जो कि एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं वो सभी स्टूडेंट हमारे इस वीडियो को देख सकते हैं। साथ में इन एग्जामिनेशन से रिलेटेड हम लोगों ने अपने खुद के कोर्सेज बनाए हुए हैं, जिसके अंदर हम लोग आपके लिए लाइव क्लासेस, थ्योरी क्लासेस, एमसीक्यू, प्रैक्टिस सेट और जितने भी क्वेश्चन जो टॉपिक हम लोग आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं उनका पीडीएफ भी हम लोग आपको अवेलेबल कराते हैं। तो उसके लिए आप हमारे व्हाट्सएप पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, साथ में जितना भी क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा अभी आपके साथ आज के वीडियो में, उसका भी पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पर अपलोड करता हूं। तो टेलीग्राम चैनल को भाई ज्वाइन करना मत भूलिएगा, उसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, साथ में टेलीग्राम चैनल भी है, टेलीग्राम ग्रुप भी है। ग्रुप में आप मुझे कम्युनिकेट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, जो भी आपकी कोई प्रॉब्लम अगर आती है। ओके, तो ये तो था आपके इस वीडियो के बारे में। और इस वीडियो के अब हम लोग जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को एक एक करके सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए अपने वीडियो की तरफ चलते हैं। तो हमारे जो कंप्यूटर नेटवर्क्स के हमारे पार्ट 3 के जो क्वेश्चंस हैं हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जैसे कि हमको मैंने बताया, तो हम लोग जो है आज 101 से लेकर 150 तक क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। अब कंप्यूटर नेटवर्क पर अगला पार्ट आएगा या नहीं आएगा, ये जो है आपके कमेंट के ऊपर डिपेंड करेगा कि भाई अगर आपको अगला पार्ट भी चाहिए तो उसके लिए आप मुझे कमेंट करेंगे, तो मैं और भी कंप्यूटर नेटवर्क्स पे और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो है आपके सामने लेके आऊंगा। ओके, तो चलिए अब हम लोग जो है क्वेश्चन डिस्कस करते हैं एक एक करके। तो एक तरफ मैंने इंग्लिश में लिखा हुआ है, एक तरफ हिंदी में मेंशन है। तो दो स्टूडेंट हिंदी में कंफर्टेबल हैं तो वो आप हिंदी में देख सकते हैं, बट आंसर मैं केवल एक ही जगह पर लिखूंगा। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, यानी 101 क्वेश्चन है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अ डीएचसीपी सर्वर इन अ नेटवर्क। तो जो हमारा डीएचसीपी सर्वर होता है, यानी डायनामिक हॉप जो कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है हमारा, वो क्या करता है। तो ये हमें जो है आज इस क्वेश्चन में देखेंगे, टू ट्रांसलेट अ डोमेन नेम इनटू द आईपी एड्रेस, टू रूट अ ट्रैफिक बेस्ड ऑन द मैक एड्रेस, टू डायनामिकली असाइन अ आईपी एड्रेस टू डिवाइस, टू इनक्रिप्ट द डेटा फॉर सिक्योर ट्रांसमिशन। तो देखिए डीएससीपी सर्वर का जो मेन काम ये होता है कि जो भी हमारे पास आईपी एड्रेस होते हैं, देखिए एक नेटवर्क पर बहुत सारे नोड होते हैं, और कभी कभी क्या होता है एक जो उनकी लिमिट होती है उससे भी ज़्यादा जो है हमारे नेटवर्क में नोड्स होते हैं। तो हमारे पास आईपी एड्रेस जो होते हैं वो बड़े लिमिटेड होते हैं। तो उस आईपी एड्रेस को डायनेमिकली असाइन करना एक सर्वर का काम होता है, जो कि डीएससीपी करता है। तो डायनेमिक होप कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल जो है, जो सर्वर है, वो ये करता है कि हमारे नेटवर्क में जो जो नोड होते हैं उन्हें डायनेमिकली एलोकेट करना आईपी एड्रेस को काम किसका होता है, डीएससीपी सर्वर का होता है। तो प्लीज मार्क सी एज अ करेक्ट आंसर, सी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 102, which network topology is most resilient to feature failure because of its fully interconnected structure। तो इनमें से कौन सी ऐसी टोपोलॉजी होती है जो कि जिसका फेल होने का जो प्रोबेबिलिटी होती है वो सबसे कम होती है, बस का, स्टार का, रिंग का या मैश का। तो देखिए बस में क्या होता है,
हमारे पास एक लंबी वायर होती है और हमारे नोड जो है आपस में एक दूसरे से इस तरह से कनेक्ट होते हैं, ठीक है। स्टार में क्या होता है, एक हमारे पास सेंट्रल सर्वर होता है, सेंट्रल सर्वर में सारे जो नोड्स हैं वो हमारे इस तरीके से लगे होते हैं, ओके। नाउ रिंग टोपोलॉजी में क्या होता है, हमारे पास एक इस तरीके की एक रिंग होती है और हमारे नोड्स जो हैं सारे सारे के सारे आपस में इस तरीके से कनेक्ट होते हैं। तो ये जो सारे के सारे टोपोलॉजी मैंने अभी आपके सामने बताई, ये इनका फेल होने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है। मैश में क्या होता है कि हमारे पास जितने भी नोड होते हैं आपस में एक दूसरे से, उन्हें जोड़ने के लिए हमारे पास उतनी ही वायर होती हैं, जैसे इस तरीके से इनको जोड़ा जाता है, ये आपस में कनेक्ट होती हैं। तो इनको कनेक्ट करने के लिए भी हमको जो है वायर की जरूरत पड़ती है, तो आपस में इस तरीके से ये जो है कनेक्शन स्टैब्लिश होता है। तो यहां पर आप देख सकते हो कि मैश एक ऐसी टोपोलॉजी है जिसमें जिसका फेलियर होने का चांस सबसे कम है। हाँ, ये मैश जो है ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है क्योंकि हमें किसी भी नोड को कनेक्ट करने के लिए रिमेनिंग n-1 केबल्स की ज़रूरत पड़ती है। अगर हमारे पास 5 नोड हैं तो उन 5 नोडों को कनेक्ट करने के लिए हमारे को कितने केबल की ज़रूरत पड़ेगी, हमको ज़रूरत पड़ेगी 5 × 4 डिवाइड बाई 2 यानी 10 केबल्स की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। 10 एजेस होंगे। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है हमारा डी है, ठीक। तो मैश क्यों अच्छी होती है मैंने बता दिया, और कितनी नंबर ऑफ केबल्स जरूरत होती है हमें मैश के अंदर ये भी मैंने आपको बता दिया। सो प्लीज मार्क डी एज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 103, व्हाट डज द एक्रोनिम डीएनएस स्टैंड फॉर। डीएनएस की फुल फॉर्म क्या है और इसका काम क्या है ये हमें बताना है। तो भाई डीएनएस की फुल फॉर्म है हमारी डोमेन नेम सिस्टम, और जो डीएनएस है वो हमारे डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में ट्रांसलेट करता है। मैंने इसका फंक्शन बता दिया, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी है। सो प्लीज मार्क सी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि डीएनएस की फुल फॉर्म है डोमेन नेम सिस्टम, और इसका काम हो क्या होता है, किसी भी स्पेसिफिक डोमेन को आईपी एड्रेस में ट्रांसलेट करने का काम क्या होता है, हमारे डीएनएस का होता है। अब ये इसका एक्सप्लेनेशन मैं बहुत बार दे चुका हूं, इसका मैं एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा, क्योंकि लास्ट के जो 2 वीडियोस हम लोगों ने डाले थे उसमें एक एक क्वेश्चन मैंने डीएनएस का वहां पे लिया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 104, व्हाट इज द रोल ऑफ एसएस टीएलएस इन द नेटवर्क। एसएसएल और या टीएलएस का क्या रोल होता है नेटवर्क सिक्योरिटी के अंदर। तो देखिए जो एसएसएल होता है ये हमारे, देखो एसएसएल की जरूरत क्यों पड़ती है, ये एक तरह का ऐसा सर्टिफिकेट होता है जहां पर आपका जो डेटा होता है उससे प्रॉपरली जो दूसरा एंड होता है उस वहां पर जो है ट्रांसफर किया जाता है। तो कुल मिलाकर हमारे को डेटा ट्रांसमिशन में ये हमारी मदद करता है। तो एसएसएल और टीएलएस जो है हमारी डेटा इंटीग्रिटी को मैनेज रखता है और साथ में हमारे ट्रांसमिशन को इनक्रिप्ट करता है। तो डेटा इंटीग्रिटी से मतलब ये होता है कि हमारे डेटा के साथ किसी भी तरह की छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। जो भी ट्रांसमिशन हम लोग कर रहे हैं डेटा का वो वेल इनक्रिप्ट होना चाहिए। वेल इनक्रिप्ट का मतलब ये होता है एक ऐसे एल्गोरिथम का हम लोग यूज करते हैं जिससे हमारा जो डेटा है वो दूसरी कोड में कन्वर्ट हो जाता है और रिसीवर पे जाकर दोबारा से इसको हम लोग डिक्रिप्ट कर देते हैं, ओके। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो 104 का वो भी है, क्योंकि एसएसएल की जरूरत हमें अपने डेटा को सिक्योर करने में जरूरत होती है और एसएसएल की मदद से हम लोग डेटा को जो है ट्रांसमिट कर सकते हैं इनक्रिप्ट फॉर्म के अंदर, ओके। तो प्लीज मार्क 4 एज अ 4 का जो बी एज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 5, इन द ओएसआई मॉडल विच लेयर हैंडल्स द लॉजिकल एड्रेसिंग एंड राउटिंग। कौन सा ऐसा ओएसआई लेयर है जो लॉजिकल एड्रेसिंग को और राउटिंग को मैनेज करती है। तो उसमें जो करेक्ट आंसर है इसका नेटवर्क लेयर है, क्योंकि नेटवर्क लेयर का काम क्या होता है, राउटिंग प्रोवाइड करना होता है, लॉजिकल एड्रेस को मैनेज करना होता है, ठीक है। तो जो करेक्ट आंसर है 105 का ओएसआई मॉडल जो हमें बताना है, ओएसआई मॉडल में कौन सी लेयर जो है लॉजिकल एड्रेसिंग और राउटिंग का काम करती है। तो उसमें जो करेक्ट आंसर है वो बी है। सो प्लीज मार्क बी एज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 106, विच प्रोटोकॉल इज यूज्ड बाय ईमेल क्लाइंट टू रिट्रीव मैसेज फ्रॉम अ मेल सर्वर। इनमें से कौन सा ऐसा प्रोटोकॉल है जो कि वहां से हमारा जो क्लाइंट होता है वो हमारे लोकल वाला जो मशीन होती है वहां पे हमारे मैसेज को डाउन मतलब ट्रांसफर करता है। देखो एक सर्वर मैंने ये बताया था पहले,
वैसे इसका जो करेक्ट आंसर पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल है, इसमें क्या होता है, एक हमारे पास जो क्लाइंट होता है, उस क्लाइंट को पर हमारे सर्वर से जो मैसेज होता है, ये डाउनलोड करने का जो प्रोसेस होता है वो पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल करता है, और हमारे इस ईमेल को ट्रांसमिट करने का जो काम होता है वो हमारा SMTP का होता है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है, दोनों में कंफ्यूज मत हो जाना, बहुत सारे स्टूडेंट गलती से इसका आंसर SMTP लगा देते, नहीं, SMTP नहीं है। SMTP का मेन काम ये होता है कि हमारा जो ईमेल है, मेन्स हमारे सेंडर से रिसीवर तक, यानी हमारी क्लाइंट सर्वर से, सॉरी, हमारी सेंडर के सर्वर से क्लाइंट के सर्वर तक लेके जाने का जो काम होता है वो SMTP का होता है। बट हमारे क्लाइंट से हमारे मेल सर्वर पर जो मैसेज आता है उसे डाउनलोड करने का काम जो होता है वो पॉप का होता है, यानी पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल का काम होता है। और ये 3 जो है हम लोग, इसका मतलब होता है वर्जन 3 यूज कर रहे हैं। तो प्लीज मार्क बी एज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 107, What is the maximum transmission speed of a Cat6 Ethernet cable? Cat6 का मतलब है कैटेगरी 6 Ethernet केबल की मैक्सिमम ट्रांसमिशन स्पीड क्या होती है? 100 Mbps, 1 GB, 10 GB, ओके, या फिर आपकी 100 GB। तो जो हमारी Cat6 की जो मैक्सिमम स्पीड होती है वो होती है 10 Gbps। ठीक है, 10 गीगा बिट्स पर सेकेंड। सो प्लीज मार्क सी एज अ करेक्ट आंसर। सी जो है हमारा करेक्ट है, यानी 10 गीगा बिट्स पर सेकेंड जो है वो इसकी मैक्सिमम ट्रांसमिशन स्पीड होती है Cat6 इथरनेट केबल की। नेक्स्ट क्वेश्चन 108, विच टाइप ऑफ फायरवॉल फिल्टर ट्रैफिक बेस्ड ऑन द सोर्स एंड डेस्टिनेशन IP एड्रेस पोर्ट एंड प्रोटोकॉल? यानी इनमें से कौन सा ऐसा फायरवॉल फिल्टर है जो कि ट्रैफिक को रूट करता है ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स एंड डेस्टिनेशन IP एड्रेस, पोर्ट और प्रोटोकॉल? ओके, एप्लीकेशन फायरवॉल, नेटवर्क लेयर फायरवॉल, प्रॉक्सी फायरवॉल या फिर स्टेटफुल फायरवॉल? तो यहां पर आपको यह बताना है कि जैसे हमारे पास जो है एक, मान लीजिए एक नेटवर्क लेयर फायरवॉल है, मतलब एक ऐसी फायरवॉल होती है जो कि सोर्स और डेस्टिनेशन को और पोर्ट को प्रोटोकॉल के बेस पर फिल्टर करता है। तो देखो हर लेयर पर अपनी फायरवॉल होती है, वो भले कोई सी भी लेयर हो। तो नेटवर्क लेयर फायरवॉल एक ऐसी फायरवॉल है जो कि सोर्स और डेस्टिनेशन के बेसिस पर हमारे पैकेट का रूट जो है ट्रांसफर करती है। तो उसका जो करेक्ट आंसर है 108 का, वो बी है। प्लीज मार्क बी एज अ करेक्ट आंसर। प्रॉक्सी फायरवॉल अलग होती है, वो इसमें कंफ्यूज मत हो जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 109, What does the acronym VPN stand for और what is the primary use? VPN का फुल फॉर्म क्या है? VPN का यूज क्या क्यों करते हैं? तो VPN की फुल फॉर्म है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, और अपने ट्रांसमिशन को सिक्योर करने के लिए हम लोग VPN सर्विस का यूज करते हैं। ठीक है, तो इसमें जो करेक्ट आंसर है बी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा और डी भी नहीं होगा। करेक्ट आंसर है इसमें ए, क्योंकि वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क इसका फुल फॉर्म है, और हमारे डेटा को सिक्योरली पब्लिक नेटवर्क पर ट्रांसमिट करने के लिए हम लोग VPN सर्विस का यूज करते हैं। तो प्लीज मार्क ए एज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 110, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ IP वर्जन 4 एड्रेसिंग व्हाट डज द सबनेटिंग रेफर्स टू? सबनेटिंग का मतलब क्या होता है? अगर हम लोग IP वर्जन 4 की बात करें तो देखो IP वर्जन 4 में जो सबनेटिंग है, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में आपको क्लास A, क्लास B, क्लास C का सबनेट बताया था। तो हमारे हर क्लास के कितने नंबर ऑफ होस्ट अवेलेबल हैं, ये डिपेंड करता है कि हम लोग कौन सी क्लास को यूज कर रहे हैं। तो सबनेटिंग हमें हमारे IP एड्रेसेस की रेंज बताती है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या है इसका? इनक्रिप्टिंग नहीं होगा, कंबाइन द मल्टीपल नेटवर्क इनटू लार्ज, ये भी चलिए ये हो सकता है बड़े पार्ट में, बट फिर भी जो है इसका मेन काम क्या होता है? मेन ये होता है कि जो हमारे बड़े बड़े नेटवर्क हैं, जैसे असाइनिंग IP एड्रेस टू इंडिविजुअल डिवाइस, ये भी काम नहीं होता। मल्टीपल नेटवर्क इनटू वन लार्ज, ये भी नहीं है। एक बड़े नेटवर्क को छोटे छोटे सेक्शन में डिवाइड करने का काम जो होता है हमारा सबनेटिंग का होता है। मैंने जो सबनेटिंग की डेफिनेशन पिछले वीडियो में बनाई थी, वो वीडियो डेफिनेशन इससे अलग है। तो ये मत सोचिएगा कि सेम रिपीट क्वेश्चन है, रिपीट क्वेश्चन मैं कभी नहीं करता,
हाँ 5 से 10% हमारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं वीडियो में, वो आपके रिवीजन के लिए होते हैं। बट सबनेटिंग की डेफिनेशन यहाँ पे चेंज हो गई। सबनेटिंग हम लोगों ने, वहां मैंने बताया था कि अगर हम लोग आईपी एड्रेस के अंदर रेंजेस को पता करेंगे तो हम लोग सबनेटिंग का यूज करते हैं। अब इसमें एक बड़े नेटवर्क को छोटे छोटे सेक्शन में डिवाइड करने का काम जो होता है, ये भी सबनेटिंग का होता है। ओके, सो प्लीज मार्क 1 और 10 का ए जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 11, what mechanism does TCP use to ensure the reliable delivery of data? यानी जो TCP यूज करता है, कौन सा, पहले तो कौन सा मेथड यूज करता है डेटा ट्रांसमिशन के लिए। अब देखो TCP जो है ये एक रिलायबल प्रोटोकॉल है। TCP जो है हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर पर काम करता है, और TCP जो है हमारा किस टेक्निक को यूज करता है, 3 हैंड वे शेक। ठीक है, 3 वे शेक हैंडशेक। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो बी है। ठीक है, 3 हैंड वे शेक का मतलब ये होता है, पहले जो हमारा सेंडर है वो रिसीवर को सेंड करेगा कि मैं डेटा ट्रांसमिट करना चाहता हूं, कर दूं क्या। जो हमारा रिसीवर है वो ये बताएगा जी हाँ ठीक है आप करिए। उसके बाद हमारा एक्चुअल में डेटा जो होता है वो इस्टेब्लिश होता है। तो ये हमारा 3 हैंड वे शेक होता है, फर्स्ट हैंड, सेकेंड हैंड और थर्ड हैंड। ठीक है, तो पहले हमारा सेंडर रिसीवर को ये ट्रांसमिट बोलता है, रिक्वेस्ट सेंड करता है कि आई हैव सम डेटा टू सेंड, क्या मैं आपको डेटा सेंड कर सकता हूं। रिसीवर बोलता है ठीक है मैं फ्री, वो रिसीवर होता है फ्री तो बोलता है ठीक है कर दो, अदरवाइज वो बोलता है अभी वेट करो। ठीक है, तो और तीसरे में हमारा डेटा ट्रांसमिट जो है स्टैब्लिश होना स्टार्ट हो जाता है, यानी डेटा की एक प्रॉपर एक चेन लग जाती है। ओके, तो इसलिए इसको टीसीपी को हम लोग जो है कनेक्शन ओरिएंटेड नेटवर्क भी बोलते हैं। तो 111 का आंसर जो है बी है। सो प्लीज मार्क 111 का करेक्ट आंसर बी। तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने ऐसे ही बहुत अच्छे अच्छे वीडियो, बहुत अच्छे अच्छे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आप लोगों के लिए क्रिएट किए हुए हैं अपने कोर्सेज के अंदर। इन कोर्सेज के अंदर आप इनरोल कर सकते हैं, और आपके लिए जो भी कंप्यूटर साइंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप भले पीजीटी की कर रहे हैं, टीजीटी की कर रहे हैं, आप आईटीआईटीओ की कर रहे हैं, बीपीएससी कर रहे हैं, आप नेट की कर रहे हैं, सेट की कर रहे हैं, या फिर एनवीएस की, केवीएस की, डीएसएसबी, ईएमआर की, किसी की भी पीजीटी तैयारी कर रहे हैं या टीजीटी तैयारी कर रहे हैं, या फिर अपने स्टेट लेवल के कंप्यूटर टीचर की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उसके लिए आप हमारे कोर्सेज में को देख सकते हैं। हमारे कोर्सेज जो हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल हैं, साथ में आप हमारे इन कोर्स में इनरोल के लिए आप हमारे व्हाट्सएप पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 112, विच टाइप ऑफ नेटवर्क अटैक attempts to overwhelm a network service with excessive traffic causing to become unavailable। क्या मतलब हुआ इसका? ये मतलब हुआ कि एक नेटवर्क के अंदर जब एक लेवल से ज्यादा पैकेट या ट्रैफिक सेंड कर दिया जाता है, अब उससे क्या होता है, जैसे मान लो आपका एक नेटवर्क है, इस नेटवर्क के अंदर जो डेटा को ट्रैफिक करने की जो लिमिट है और नंबर ऑफ नोड लगने की भी लिमिट है। अब इस ट्रैफिक के अंदर इतना कनेक्शन स्टेब्लिश कर दिया जाएगा फेक टाइप का, या डेटा ट्रांसमिट कर दिया जाएगा कि आपके जो नोड जो कि ऑथराइज्ड हैं इस नेटवर्क को यूज करने के लिए, वो इसमें आने वाली जो सर्विस होंगी उनको यूज ही नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह के अटैक को क्या कहते हैं? इसको हम लोग फिशिंग अटैक कहते हैं, इसको मैन इन द मिडिल अटैक कहते हैं, इसको डिनाइल ऑफ द सर्विस अटैक कहते हैं, या फिर इसको एसक्यूएल इंजेक्शन अटैक कहते हैं। तो इसको हम लोग कहते हैं डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक। क्यों कहते हैं? क्योंकि ऑलरेडी हमारा नेटवर्क के अंदर हमारे जितने भी नंबर ऑफ नोड हैं वो एक्चुअली में कनेक्ट हैं, इसलिए हम आपको सर्विस प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह का मैसेज आ सकता है, और इस तरह का मैसेज तब आता है जब अनवांटेड नंबर ऑफ नोड या अनवांटेड नंबर ऑफ ट्रैफिक जो है हमारे नेटवर्क के अंदर आना स्टार्ट हो जाता है। तो इसकी जो फुल फॉर्म है, जो उसका जो काम है, जो किस तरह का अटैक को कहते हैं, इसे कहते हैं हम लोग डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक, जिसमें हमारे पास जो सर्विस हम लोग यूज करना चाहते हैं वो सर्विस जो है वो अवेलेबल नहीं होती है। ओके, सो प्लीज मार्क 112 का सी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 113, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ अ ओएसआई मॉडल इन नेटवर्किंग? ओएसआई मॉडल की क्या मेन पर्पस होता है? टू प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क फॉर अंडरस्टैंडिंग एंड डिजाइनिंग अ नेटवर्क प्रोटोकॉल, ये काम होता है। टू डिफाइन अ स्टैंडर्ड फॉर नेटवर्क डिवाइस। तो देखो मेन काम जो ओएसआई का ये होता है कि एक तो जो भी हमारा वर्क होता है उसको एक प्रॉपर लेवल में
डिवाइड कर देना, ठीक है, प्रॉपर लेवल में डिवाइड कर देते हैं। तो जो भी हमारे पास, तो OSI मॉडल एक तरह का फ्रेमवर्क है। फ्रेमवर्क का मतलब ये होता है कि कंप्लीट जो है एंड टू एंड डिलीवरी का पूरा फैसिलिटी है। तो OSI एक ऐसा फ्रेमवर्क है जिसके अंदर यहां पर पूरे वर्क को, पूरे टास्क को लेयर में डिवाइड किया जाता है और हर लेयर के अंदर जितने भी प्रोटोकॉल हमारे काम में लगेंगे उन प्रोटोकॉल को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, उनको डिजाइन किया जाता है। इसलिए इसमें जो करेक्ट आंसर है वो आपका बी है, टू प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क फॉर अंडरस्टैंडिंग एंड डिजाइनिंग अ नेटवर्क प्रोटोकॉल प्रॉपरली फॉर द डेटा कम्युनिकेशन। सो प्लीज मार्क 113 का बी जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। ओके, याद रहेगा, भूलेंगे तो नहीं। चलिए अगला सवाल, which wireless standard operates at the 2.4 gigahertz frequency and support a maximum data rate of 54 megabits per second। इनमें से कौन सा ऐसा वायरलेस स्टैंडर्ड है जो कि 2.4 गीगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी को तक ऑपरेट किया जा सकता है और जो कि 54 मेगाबिट्स पर सेकंड तक की स्पीड मैक्सिमम डेटा को सपोर्ट करता है। 802.11a, 802.11b, 802.11g या 802.11n। तो यहां पर जो करेक्ट आंसर है स्टूडेंट्स वो आपका जो है सी करेक्ट आंसर है, यानी 802.11g जो है ये आपका प्रोटोकॉल है। ठीक है, ये आपका ये एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है। ओके, सो प्लीज मार्क सी एज अ करेक्ट आंसर। ये थोड़ा भैया रटने वाला है क्वेश्चन, इसे रट लेना, रटना क्वेश्चन है ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 115 में कह रहा है कि what happens to the connection in HTTP after a request is made by the client। यानी जब हमारा क्लाइंट रिक्वेस्ट रेज कर देता है उसके बाद क्या होता है HTTP के अंदर। द कनेक्शन रिमेन ओपन, द कनेक्शन इज इमीडिएटली क्लोज, द कनेक्शन इज मेंटेन अंटिल द क्लाइंट लॉग आउट, द कनेक्शन इज कन्वर्टेड टू द परसिस्टेंट कनेक्शन। देखिए पहली बात तो यह है, जो HTTP प्रोटोकॉल होता है वो आपका स्टेटलेस प्रोटोकॉल होता है और एक कनेक्शन लेस ओरिएंटेड प्रोटोकॉल होता है। ठीक है, तो जैसे ही हमारे क्लाइंट की रिक्वेस्ट को एंटरटेन कर दिया जाता है तो जो हमारा कनेक्शन है वो इमीडिएटली क्लोज हो जाता है। तो क्लाइंट की रिक्वेस्ट के बाद हमारे कनेक्शन को इमीडिएटली बंद कर दिया जाता है। तो करेक्ट आंसर हमारा 115 का बी है। तो देखो पहली बात तो ये है कि जब हमें क्लाइंट को रिक्वेस्ट सेंड करता है तो उसकी रिक्वेस्ट को हम लोग ओपन क्यों नहीं रख सकते। वो इसलिए नहीं रख सकते क्योंकि इससे क्या होगा, हमारे प्रोटोकॉल पर अनवांटेड बर्डन पड़ेगा। इसके लिए हम अपने कनेक्शन को स्टैब्लिश रखने के लिए आगे फ्यूचर के अंदर जो है क्लाइंट साइट पर अपने सर्वर पर अपने वेब ब्राउजर पर जो है कुकीज का स्टोर करते हैं, कुकीज को यूज करते हैं। ओके, तो प्लीज मार्क 151 का जो बी जो है वो करेक्ट आंसर है आप लोगों के लिए। तो जैसी रिक्वेस्ट आती है क्लाइंट की उसके बाद उस रिक्वेस्ट को बंद कर दिया जाता है इमीडिएटली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्रोटोकॉल इज यूज्ड फॉर रिमोट एक्सेस। बहुत अच्छी बात है कि आप अपने घर पे बैठे हैं और आपको अपने घर में बैठे बैठे अपने ऑफिस के कंप्यूटर को एक्सेस करना है, तो आप किस प्रोटोकॉल का काम यूज करोगे। तो हम लोग लेंगे टेलनेट का। किसका लेंगे? टेलनेट का। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है सी जो है आपका करेक्ट आंसर है। ओके, तो टेलनेट जो है एक ऐसा प्रोटोकॉल है जो कि रिमोट लॉगिन के लिए हम लोग यूज करते हैं। इसे हम लोग जो है रिमोट लॉगिन के लिए भी यूज करते हैं। इसको हम लोग अलग भाषा में लिख सकते हैं, रिमोट लॉगिन के लिए। क्या कर सकते हैं? रिमोट लॉगिन के लिए। तो आप रिमोट एक्सेस या रिमोट लॉगिन बात एक ही है। एक नेटवर्क के अंदर आप रिमोट एक्सेस के लिए टेलनेट का यूज करते हैं। सो प्लीज मार्क 116 का सी एज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 117, what is the purpose of the control connection in FTP। तो अगर हम लोग FTP के अंदर कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल यूज, कनेक्शन ओरिएंटेड फैसिलिटी यूज कर रहे हैं तो उसका क्या मतलब है? ट्रांसफरिंग द फाइल, हैंडलिंग द कंट्रोल इंफॉर्मेशन, इनक्रिप्टिंग डेटा या एस्टैब्लिश अ सेशन। तो कंट्रोल कनेक्शन का मतलब ये होता है, जो देखो पहली बात तो हम लोग FTP का यूज क्यों करते हैं? FTP का यूज हम लोग करते हैं अपने डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए एक यूजर से दूसरे यूजर में के बीच में। कंट्रोल कनेक्शन का मतलब ये होता है हैंडलिंग द कंट्रोल इंफॉर्मेशन
यही मतलब होता है कंट्रोलिंग द कंट्रोल कनेक्शन। तो कंट्रोल कनेक्शन का मतलब ये होता है कि भाई हमारा जो कंप्यूटर है आपस में वेल सिक्योर वे में कनेक्ट हो और उनकी जितनी भी इंफॉर्मेशन है उनको हैंडल करने को ही हम लोग जो है कंट्रोल कनेक्शन कहते हैं। ओके, सो प्लीज मार्क 117 का बी एज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 118, विच प्रोटोकॉल कैन हैंडल बोथ एस्काई एंड बाइनरी फाइल ट्रांसफर? कौन सा ऐसा प्रोटोकॉल है जो कि एस्काई और बाइनरी फाइल ट्रांसमिट को हैंडल कर सकता है? एसटीटीपी, एफटीपी, एसएमटीपी या फिर पॉप 3? तो देखो जो आपका पॉप 3 प्रोटोकॉल होता है, ये दो लास्ट के दो तो नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि ये ईमेल मैसेजिंग के अंदर यूज होता है। तो कौन सा प्रोटोकॉल दोनों एस्काई और बाइनरी फाइल ट्रांसफर को हैंडल कर लेता है? तो देखो आपका जो एफटीपी है, यहां पर हम लोग फाइल ट्रांसफर करते हैं, तो फाइल ट्रांसफर करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है? एफटीपी, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नाम ही भाई फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। तो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल में आपकी फाइल कैसी भी हो, वीडियो हो, ऑडियो हो, टेक्स्ट हो, बाइनरी हो, स्काई हो, कुछ भी हैंडल करने के लिए हम लोग जो है एफटीपी का यूज करते हैं। हाँ, अगर हम लोग अपनी फाइल ट्रांसफर करना चाहते हैं वर्ल्ड वाइड वेब पर, वर्ल्ड वाइड वेब पर, बहुत सारे स्टूडेंट्स का आंसर ए लगा देंगे, ए करेक्ट आंसर नहीं है। अगर यहां पे होता कि वर्ल्ड वाइड वेब पर अपनी फाइल्स को, वर्ल्ड वाइड वेब पर हम जैसे डब्ल्यू भी कहते हैं, तो डब्ल्यू पर अगर हमें अपनी फाइल को ट्रांसफर करना है तो हम लोग कौन से प्रोटोकॉल का यूज करेंगे? एसटीटीपी। ठीक है, तो यहां पर जो करेक्ट आंसर है वो एफटीपी है। ओके, तो प्लीज मार्क 118 का बी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 119, विच प्रोटोकॉल यूजेस द पोर्ट नंबर 25 फॉर इट्स ऑपरेशन? कौन सा ऐसा प्रोटोकॉल है जो एप्लीकेशन लेयर पर हमारा जो पोर्ट नंबर 25 है उसका यूज करता है? एफटीपी, एसटीटीपी, एसएमटीपी या फिर पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल? तो जो हमारा एसएमटीपी प्रोटोकॉल है वो जो है पोर्ट नंबर 25 का यूज करता है। सो प्लीज मार्क एसएमटीपी एज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 120, which feature of HTTP allow it to handle any type of data as long as both client and server understand the data format? क्या मतलब हुआ इसका? ये मतलब हुआ कि HTTP जो है वो आपका पहली बात तो किस तरह का प्रोटोकॉल है और यहां पर क्लाइंट सर्वर जो है कब तक डेटा को ट्रांसमिट करते हैं, तो कब तक करते हैं? तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो हमारा जो HTTP प्रोटोकॉल है वो एक कनेक्शनलेस प्रोटोकॉल है। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि एसटीटीपी का कौन सा फीचर एसटीटीपी के तो बहुत सारे फीचर हैं। ठीक है, ये प्रोटोकॉल जो है कनेक्शनलेस है, ये स्टेटलेस है। ठीक है, कनेक्शनलेस का मतलब ये होता है कि कनेक्शन स्टैब्लिश होने के बाद में जो है वो टूट जाता है, इसलिए से कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल नहीं कहते, कनेक्शनलेस कहते हैं। तो यहां पर आपका जो डेटा वो किसी भी फॉर्मेट में हो, वो बताने का मतलब है कि अगर आपका डेटा किसी फॉर्मेट में है तो उसे डेटा को ट्रांसमिट करने वाले फीचर को हम लोग क्या कहेंगे? इसे कहेंगे हम लोग मीडिया इंडिपेंडेंट। कि आपका डेटा ऑडियो में फाइल में है, वीडियो फाइल में है, एस्काई फाइल में है, डेटा ट्रांसमिट फॉर्म में, कैसा भी हो उसे वो भली वो इंडिपेंडेंट है डेटा ट्रांसमिशन के अंदर। तो इस तरह के डेटा को हम लोग मीडिया इंडिपेंडेंट डेटा कहते हैं। सो प्लीज मार्क सी एज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 121, yes, which of the following protocol provide an interface for sending the messages to a news group? न्यूज ग्रुप के अंदर हमें मैसेज ट्रांसमिट करने के प्रोटोकॉल को हम लोग यूज करते हैं, कौन सा यूज करते हैं? एसटीटीपी, एनएनटीपी, एसएमटीपी या फिर एफटीपी? तो उसका जो करेक्ट आंसर है स्टूडेंट्स एनएनटीपी है। और मुझे काफ़ी सारे स्टूडेंट ने इस प्रोटोकॉल के ऊपर डिटेल में वीडियो लाने के लिए बोला है, तो मैं आपका जो एनएनटीपी का जो प्रोटोकॉल का जो डिटेल वीडियो है बहुत जल्दी लेके आने जा रहा हूँ। ठीक है, डोंट वरी, बहुत जल्दी जो है इस प्रोटोकॉल को हम लोग जो है आपके सामने लेकर आएंगे। तो प्लीज मार्क 121 का बी एज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इतने ही अच्छे वीडियो, इतने अच्छे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हम लोगों ने आपके लिए आपके एग्जाम के लिए कोर्सेज में बनाए हुए हैं। और इन कोर्सेज के अंदर हम लोग आपके लिए बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस, टेस्ट सीरीज और थ्योरी लेक्चर, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट लेके आते हैं। तो आप भले किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप एनवीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, केवीएस की, ईएमआरएस की, डीएसएसबी की, या फिर इसी के अंदर पीजीटी टीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आईटेक्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बीपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, नेट सेट की, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी भी स्टेट में
कंप्यूटर टीचर की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप सभी स्टूडेंट्स के लिए हम लोग जो है अपने वेबसाइट पर कोर्स प्रोवाइड करते हैं, जिसके लिए आप हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं और इस कोर्सेज में एनरोल के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो हम लोग जो है आप लोगों के लिए लेके आ रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स का मेरे पास मैसेज आया था कि सर आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, ठीक है। तो भाई मैं अपनी क्वालिफिकेशन ही बहुत जल्दी बता दूंगा, डोंट वरी। मैंने बीटेक एमटेक किया हुआ है, मेरे साथ में 5 से 6 साल का मेरे पास वर्क एक्सपीरियंस है एज अ जूनियर रिसर्च फेलोशिप का। और इसके बाद मैं 7-8 साल से लगातार जो है करीबन 10 साल बोलूँ तो यूजीसी नेट के स्टूडेंट्स को पढ़ा भी रहा हूँ। साथ में बहुत सारे गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन मैंने स्टूडेंट्स को कराई है। साथ में मैंने खुद ने जितने भी एग्जाम आपके सामने लिखे हैं वो क्रैक भी किए हैं। ओके, कभी अपने अपने बारे में डिटेल में आपको मैं बताऊंगा। ओके, तो प्लीज मार्क बी एज अ करेक्ट आंसर 121 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 122, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ द एआरपी। एआरपी का पर्पस क्या है, ये मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। मैं इसका आंसर आपको नहीं बताऊंगा, आप मुझे 122 का करेक्ट आंसर बताओगे। कुछ क्वेश्चन मैं लेके आता हूं पुराने वीडियो से, जिससे आप मुझे जो है आपका रिवीजन मुझे पता चले आप किस लेवल पर हो। मुझे बच्चे वाकई में मैसेज करते भी हैं या नहीं करते, ये आप लोगों के ऊपर है। आप मुझे 122 का करेक्ट आंसर बताएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 123। चलिए जरा इसको लेके आते हैं। हमें ये बताना है कि टीसीपी यूडीपी में क्या अंतर होता है, हमें ये बताना है। तो यूडीपी और टीसीपी में ये अंतर होता है। पहली बात, क्या टीसीपी कनेक्शन लेस ओरिएंटेड है? जी नहीं, कनेक्शन लेस तो है ही नहीं। टीसीपी अच्छा, टीसीपी का क्या मेन पर्पस होता है? तो टीसीपी और यूडीपी दोनों ऐसे प्रोटोकॉल हैं जो कि हम लोग जो है ट्रांसपोर्ट लेयर पे काम करते हैं। तो देखो टीसीपी हमारा थोड़ा धीरे काम करता है क्योंकि कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है और स्लो है, बट टीसीपी स्लोअर बट मोर रिलायबल। यूडीपी इज फास्टर बट लेस रिलायबल। ठीक है, तो 123 का जो करेक्ट आंसर है वो हमारा बी है। तो प्लीज मार्क बी एज अ करेक्ट आंसर। टीसीपी स्लोअर है बट रिलायबल है, यूडीपी फास्टर है बट लेस रिलायबल है। ठीक है, 123 का बी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 124, इन द टीसीपी आईपी मॉडल विच लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एंड टू एंड कम्युनिकेशन। यानी टीसीपी मॉडल, आईपी मॉडल में जो हम लोग एंड टू एंड कम्युनिकेशन करते हैं और जो साथ में एरर भी चेक करता है, कौन सी लेयर करती है? एप्लीकेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, इंटरनेट लेयर या लिंक या फिर डेटा लिंक लेयर। वैसे पूरा नहीं आया, यहाँ पे डेटा लिंक लेयर होना चाहिए था। जो करेक्ट आंसर इसका ट्रांसपोर्ट लेयर है। ठीक है, सो प्लीज मार्क 124 का बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईसीएमपी का काम क्या होता है? ये भी मैं पहले की वीडियो में बता चुका हूं, पर फिर भी मैं बताता हूं कि आईसीएमपी का मेन काम ये होता है कि जो भी हमारे नेटवर्क के अंदर कोई अगर प्रॉब्लम आ जाती है तो उसको डायग्नोस करता है और किसी भी तरह का जो एरर मैसेज होता है उसे ट्रांसमिट करता है, हमें प्रोवाइड करता है। तो आईसीएमपी का मेन काम होता है टू सेंड द एरर मैसेज एंड ऑपरेशनल इंफॉर्मेशन। सो प्लीज मार्क 125 का बी एज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 126, विच लेयर ऑफ द ओएसआई मॉडल डज द इंटरनेट प्रोटोकॉल। इंटरनेट प्रोटोकॉल किस लेयर पे है? ट्रांसपोर्ट लेयर पर, नेटवर्क लेयर पर, डेटा लिंक लेयर पर या फिर एप्लीकेशन लेयर पर? तो टीसीपी आईपी लेयर प्रोटोकॉल जो है हमारा किस लेयर पे होता है? तो वो हमारा जो देखो टीसीपी आईपी, यहाँ पे हम लोग टीसीपी की बात नहीं कर रहे, आईपी की बात कर रहे हैं। तो जो इंटरनेट प्रोटोकॉल है हमारा जो है किसका काम होता है? ये हमारा नेटवर्क लेयर का काम होता है। तो इंटरनेट प्रोटोकॉल स्पेसिफिकली जो है हमारे नेटवर्क लेयर पे होती है। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट इसको टीसीपी लगा देंगे कि सर आपने टीसीपी आईपी बताया था। नहीं भाई, मैं टीसीपी की बात नहीं कर रहा, मैं आईपी की बात कर रहा हूँ। आईपी जो है हमारा नेटवर्क लेयर पे होता है। तो एड्रेसिंग, लॉजिकल एड्रेसिंग और रूटिंग का काम किसका होता है? वो हमारा आईपी एड्रेस का होता है, आईपी लेयर का होता है, सॉरी नेटवर्क लेयर का होता है। सो प्लीज मार्क 126 का बी एज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 127, बॉड रेट क्या होता है? बॉड रेट, तो बॉड रेट का मतलब ये होता है कि किस, देखो बॉड जो है एक तरह की एक ऐसा रेट है जिसमें हमारा सिग्नल कितनी तेज गति से जा रहा है। ठीक है, ये बताते हैं। तो साथ में बॉड रेट में हम लोग क्या करते हैं? बॉड रेट के अंदर जो है अपना डिफरेंस बिटवीन द लोएस्ट एंड हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसमिट। देखो बॉड रेट जो है आपका क्या बताता है, आपको ये बताना है। ठीक है, तो आप बहुत सारे स्टूडेंट्स का आंसर A1 लगा देंगे। तो
या फिर ट्रांसमिशन कैपेसिटी लगाएंगे। तो रेट एट विच सिग्नल चेंजेस, तो रेट एट विच सिग्नल चेंज का नहीं होता है, ठीक है। तो बॉड रेट नंबर ऑफ यूनिट ट्रांसमिटेड ये होता है। तो अब आप मुझे ये बताओगे कि बॉड रेट का जो मतलब है क्या होता है, ठीक है। तो देखिए बॉड रेट, पहली बात तो है बॉड रेट का हम लोग जो है किस में करते हैं, अपनी जो, एक मिनट, जो हमारा पास जो प्रोटोकॉल होता है, एक मिनट मेरा थोड़ा हैंग कर रहा है लैपटॉप। तो पहली बात तो जो बॉड रेट होती है, कितनी तेज गति से जो हमारी बिट है वो ट्रांसमिट हो रही है। तो नंबर ऑफ बिट्स, नंबर ऑफ बाइनरी बिट्स दैट इज ट्रांसमिटेड पर सेकेंड इज नोन एज द बॉड रेट, ये बॉड रेट होता है, ठीक है। तो नंबर ऑफ यूनिट ट्रांसमिटेड पर सेकेंड, ठीक है, ये मतलब होता है। तो पहली बात है इसका पहला आंसर नहीं होगा, थर्ड नहीं होगा। अब बात आती है ट्रांसमिशन कैपेसिटी। ट्रांसमिशन कैपेसिटी का मतलब होता है बैंडविड्थ, ठीक है, बैंडविड्थ। तो बॉड रेट होता है नंबर ऑफ यूनिट ट्रांसमिटेड पर सेकंड। तो प्लीज मार्क 4 एज अ करेक्ट आंसर। यहां पे नंबर ऑफ यूनिट से मतलब है नंबर ऑफ डेटा ट्रांसमिटेड पर सेकंड। तो थोड़ा सा मैं यहां पे थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, पर सेकंड भी था यहां पर, ठीक है। सो प्लीज मार्क 4 एज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन हॉटस्पॉट the access point share the signal over dash distance, बताना है। तो जो हम लोग हॉटस्पॉट बनाते हैं, जैसे कभी कभार आपका इंटरनेट खत्म हो जाता है तो आप अपने दोस्त से बोलते हो भाई मुझे हॉटस्पॉट दे दो। तो ये हॉटस्पॉट की जो लेंथ होती है कितनी होती है, बहुत दूर तक होती है, बहुत ज़्यादा दूर तक होती है। यानी आप दिल्ली में बैठे हो, दिल्ली में बैठे बैठे ग्वालियर में अपने दोस्त के हॉटस्पॉट को मैनेज कर लेंगे? जी नहीं, ऐसा नहीं है। हॉटस्पॉट का जो सिग्नल होता है ट्रांसमिट होता है बहुत ही शॉर्ट डिस्टेंस के लिए, बहुत शॉर्ट डिस्टेंस के लिए, ठीक है। तो 128 का जो करेक्ट आंसर है वो फर्स्ट है, पहली बात तो ये। तो आपका जो एक्सेस पॉइंट होता है वो बहुत ही छोटे डिस्टेंस के लिए होता है। तो प्लीज मार्क 128 का फर्स्ट एज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 129, इसमें से ये बताया जा रहा है कि डैश अलाउ द कम्युनिकेशन बिटवीन कंप्यूटर वाया लोकल एरिया नेटवर्क एज वेल एज द कम्युनिकेशन ओवर लार्ज स्केल नेटवर्क थ्रू इंटरनेट प्रोटोकॉल। यानी कौन से प्रोटोकॉल की मदद से आप जो है मतलब लोकल एरिया नेटवर्क या फिर जो इंटरनेट है वहां से कनेक्ट कर सकते हैं, किस तरह के पोर्ट में? पैरेलल पोर्ट, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, सीरियल पोर्ट या यूएसबी पोर्ट। तो जो भी हमारा लैन हम लोग कनेक्ट करते हैं उस लैन के अंदर हम लोग जो हैं किस के मदद से ये करते हैं। तो देखो आजकल हम लोग सभी के लैपटॉप में, कंप्यूटर में या फिर मोबाइल के अंदर एक नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है। ये नेटवर्क इंटरफेस कार्ड क्या करता है, हमारे लोकल एरिया नेटवर्क को मैनेज करता है, साथ में हमारे को इंटरनेट प्रोटोकॉल से कनेक्ट कराता है लार्ज स्केल नेटवर्क पर, ठीक है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो 129 का सेकंड है। बहुत सारे स्टूडेंट बोलेंगे सर आपने सेकंड बताया, जी नहीं, सेकंड मैंने जो पहले जो क्वेश्चन में जो सीरियल पोर्ट बताया था वो अलग पर्पस में था, ठीक है। तो जितने भी लोकल एरिया नेटवर्क हमारा होता है उसे कनेक्ट करने के लिए, उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए हमारे कंप्यूटर या लैपटॉप में एक नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है, ठीक है। तो उसमें जो करेक्ट आंसर है 129 का सेकंड जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 130, in dash topology each node is connected to at least one other node and usually more than one, and each node is capable of sending message to and receiving the message from other node। यानी इनमें से कौन सी ऐसी टोपोलॉजी है जिसके अंदर हम लोग जो है डेटा को ट्रांसमिट करते हैं पर हमारा नोड जो है एक से ज़्यादा नोड से कनेक्ट होता है और एक साथ बहुत सारे नोड, एक ही नोड जो है दूसरों को ट्रांसमिट करता है। तो ऐसा जो होता है हमारी मैश टोपोलॉजी में होता है। तो मैश टोपोलॉजी में क्या होता है, जैसे मान लो मेरे पास 5 कंप्यूटर हैं, इन 5 कंप्यूटर को पहले तो मैं आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट करूंगा, सभी आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट होंगे, ठीक है। वो भले कोई सा भी हो, सबका आपस में कनेक्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अब इसमें एक और कनेक्शन रह गया, एक ये रह गया और एक ये रह गया, ठीक है। आप देख सकते हो हमारे पास 5 नोड थे, उन 5 नोडों को यानी हर नोड बाकी 4 नोड के साथ भी कनेक्ट है। अब मान लो यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है, सी है, डी है और ई है। तो अगर ए को मैसेज ट्रांसमिट करना है सभी को, क्या कर सकता है? जी हाँ कर सकता है। ए बी को भी मैसेज ट्रांसमिट कर सकता है, ए सी को भी कर सकता है, ए डी को भी कर सकता है और ए ई को भी कर सकता है। तो इस तरह की टोपोलॉजी को हम लोग कहते हैं मैश टोपोलॉजी।
मैश टोपोलॉजी इसलिए कहते हैं क्योंकि हर नोड आपस में दूसरे नोड से कनेक्ट है और साथ में एक साथ काफी सारे नोड को मैसेज जो है ट्रांसफर किया जा रहा है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है 130 का वो फर्स्ट है। तो प्लीज मार्क 130 का फर्स्ट जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 131। तो इस क्वेश्चन में कहा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वायरलेस टेक्नोलॉजी दैट यूजेस एलईडी बल्ब एंड लाइट सिग्नल्स टू ट्रांसमिट एंड रिसीव डेटा। यानी इनमें से कौन सी ऐसी वायरलेस टेक्नोलॉजी है जो एलईडी बल्ब और लाइट सिग्नल का यूज करती है डेटा को ट्रांसमिट और रिसीव करने में, सैटेलाइट, वाईफाई, लाईफाई या फिर मॉडेम। तो यहाँ पर आपको उस टेक्नोलॉजी का बताना है नाम और वो टेक्नोलॉजी जो है आपकी वायरलेस होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो लाईफाई है, बहुत से लोग इसे लीफी कहते हैं, लीफी नहीं है, लाईफाई है। तो प्लीज मार्क सी एज अ 131 का सी एज अ करेक्ट आंसर। और LIFE की फुल फॉर्म क्या होती है आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे यूट्यूब पे कि इसकी फुल फॉर्म क्या है। ओके, और आई होप आप लोगों को ये आती होगी तो पक्का कमेंट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 132। तो भाई 132 क्वेश्चन बताने से पहले मैं आपको बता देता हूं भाई, जितने भी क्वेश्चंस हम लोग आपके साथ यहाँ डिस्कस कर रहे हैं ये सारे क्वेश्चंस हमारे मॉड्यूल्स के पार्ट हैं। मतलब जो हम लोगों ने कोर्सेज को बनाया है आप लोगों के लिए उन्हीं के पार्ट हैं, वही मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ यूट्यूब पे। तो ऐसा नहीं है कि यूट्यूब के लिए लेक्चर्स हम लोग अलग से बनाते हैं, स्टूडेंट्स के लिए अलग से बनाते हैं। तो हम लोग स्पेशली बच्चों को जो कि अपनी PGT TGT की तैयारी कर रहे हैं, NVS से, KVS से, DSSB से, EMRS से, या फिर ITITU की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर BPSC एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर नेट सेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप कंप्यूटर साइंस के अंदर किसी भी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन सभी की तैयारी हम लोग जो है अपने यहाँ पे कराते हैं। और हमारी वेबसाइट पर www.psiacademy.in पर कोर्स अवेलेबल है, जिसके लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो इस व्हाट्सएप नंबर पर आप अपने प्रिपरेशन को कैसे जारी रखना है इसके लिए भी जो है आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ हाइब्रिड नेटवर्क टोपोलॉजी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डैश डिफरेंट बेसिक नेटवर्क टोपोलॉजी। तो जो हमारी हाइब्रिड टोपोलॉजी होती है किसका कॉम्बिनेशन होती है? तो देखो हाइब्रिड नेटवर्क टोपोलॉजी में दो से ज्यादा टोपोलॉजी का आपस में मिश्रण होता है। तो जो करेक्ट आंसर है वो 4 है, 2 या और मोर, 2 या 2 से अधिक। ठीक है, तो हाइब्रिड के अंदर, हाइब्रिड टोपोलॉजी के अंदर जो है हम लोग जो है इन टोपोलॉजी का यूज करते हैं। ठीक है, जिसमें 2 या 2 से अधिक टोपोलॉजी का कॉम्बिनेशन यूज किया जाता है हाइब्रिड के अंदर। तो प्लीज मार्क 132 का 4 एज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, FDDI इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश टोपोलॉजी। यानी जो FDDI जो प्रोटोकॉल होता है वो किस का एग्जाम्पल है? ठीक है, तो वो हमारा रिंग का एग्जाम्पल है। सो प्लीज मार्क 1 एज अ करेक्ट आंसर। और ये खास तौर से हमें जो है ये हम लोगों ने डेटा लिंक लेयर में हम लोग इसको पढ़ते हैं, डेटा लिंक लेयर। ओके, तो प्लीज मार्क 1 एज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 134। इफ यू आर यूजिंग ब्लूटूथ ऑन योर कंप्यूटर यू आर यूजिंग विच टाइप ऑफ नेटवर्क। बहुत अच्छा सवाल है कि अगर आप ब्लूटूथ यूज कर रहे हैं अपने कंप्यूटर पे, अपने नेटवर्क पर या मोबाइल पर, तो आप किस तरह के नेटवर्क को यूज करते हैं? तो देखो, तो हम लोग, हमारे पास 4 नेटवर्क होते हैं, लैन लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, या फिर एक होता है पैन जिसे हम लोग पर्सनल एरिया नेटवर्क कहते हैं। तो जो ब्लूटूथ है वो आपका पर्सनल एरिया नेटवर्क का पार्ट होता है, यानी वो हम लोग कॉम्बिनेशन बनाते हैं। जैसे मान लीजिए आप एक दोस्त से कुछ फाइल सेंड करवा रहे हो और वो दोस्त आपके पास ही मौजूद है, आप क्लास में मौजूद है या फिर एक डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, तो आपको वो ब्लूटूथ से ट्रांसफर कर रहा है। तो ब्लूटूथ से क्या होता है, एक प्राइवेट नेटवर्क बन जाता है। ठीक है, सॉरी, आप ये पर्सनल प्राइवेट एरिया नेटवर्क हो या फिर पर्सनल एरिया नेटवर्क बन जाता है, तो वहां पे हम लोग इसे यूज करते हैं। ठीक है, तो प्लीज मार्क 134 का सी जो है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 135। पिंग कमांड कब यूज नहीं करा जाता? पिंग कमांड, तो जब भी हमारे जो नोड होते हैं उनको पता करने के लिए वो भाई जाग रहे हैं या नहीं है, तो हम लोग पिंग कमांड का यूज करते हैं। तो पिंग कमांड का यूज कब नहीं किया जाता? नॉट यूजफुल है, आपको ये बताना है पिंग। तो देखो, जब आप एक कंप्यूटर, एक नेटवर्क का पार्ट होते हैं तो हम लोग जो है पिंग कमांड का यूज करते हैं। तो ट्रैकिंग एंड आइसोलेटिंग द नेटवर्क हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम, तो पिंग कमांड यूज करते हैं, जी हाँ करते हैं। डिटरमाइन द स्टेट ऑफ नेटवर्क एंड वेरियस होस्ट, फॉरेन होस्ट, ये भी करते हैं। टेस्टिंग, मेजरिंग एंड मैनेजिंग द नेटवर्क, ये भी करते हैं। बट अगर हमें अपने
नेटवर्क का मशीन एड्रेस या पासवर्ड चेंज करना है, यानी अपने नेटवर्क के मशीन का, डिवाइस का पासवर्ड चेंज करना है, तो हम लोग पेंट कमांड का यूज नहीं करते हैं। तो प्लीज मार्क 135 का 4 जो है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो पिंग कमांड जो है हम लोग मशीन के मशीन से जो नेटवर्क में जो मशीन लगी होती है उनके पासवर्ड चेंज करने के लिए यूज नहीं करते हैं। ठीक है, सो प्लीज मार्क 135 4 एज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 136, प्राइवेट ओन लोकल एरिया नेटवर्क ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन दैट यूज इन TCP IP एंड अदर स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल इज कॉल्ड, यानी कोई एक ऐसा नेटवर्क जो कि लोकल एरिया का है और ऑर्गेनाइजेशन उसे अपने इंटरनल वर्किंग के लिए यूज करती है, यानी कोई बाहर का आदमी जो है उनके कंप्यूटर को या उनके नेटवर्क को एक्सेस नहीं कर सकता, तो ऐसे प्राइवेट नेटवर्क को क्या कहते हैं? तो उसे इंट्रानेट कहते हैं, इंटरनेट कहते हैं, एक्स्ट्रानेट कहते हैं, VPN कहते हैं। तो ऐसे नेटवर्क को हम लोग इंट्रानेट कहते हैं। इंट्रा मतलब होता है लोकल नेटवर्क। क्या होता है? लोकल नेटवर्क। तो आपने ये पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा कोई बात नहीं। तो ऐसा प्राइवेट नेटवर्क, प्राइवेट ओन लोकल एरिया नेटवर्क, यानी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का अपना खुद का प्राइवेट नेटवर्क होता है, जिसे हम लोग इंट्रानेट कहते हैं। क्या कहते हैं? इंट्रानेट कहते हैं। सो प्लीज मार्क 136 का ए जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 137, इन अ कंप्यूटर नेटवर्क शेयरिंग प्रिंटर एंड स्कैनर सेंट्रली इज ऑल्सो कॉल्ड एज, यानी जो हम लोग अपने कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर जो भी प्रिंटर या स्कैनर को सेंट्रली शेयर करते हैं उसे क्या कहते हैं? डेटा माइनिंग, डेटा वेयर हाउसिंग, डेटा एक्सपेंडिबिलिटी या फिर रिसोर्स शेयरिंग, क्या कहते हैं? तो देखो, जब हम लोग अपने किसी भी रिसोर्सेज को यूज करते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं रिसोर्स शेयरिंग। क्या कहते हैं? रिसोर्स शेयरिंग कहते हैं। ठीक है, तो प्रिंटर हो, स्कैनर हो, बहुत केस में आजकल तो बहुत से लोग जो है बहुत सारे और भी डिवाइसेस को नेटवर्क से शेयर करते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं रिसोर्स शेयरिंग। क्या कहते हैं? रिसोर्स शेयरिंग। तो प्लीज मार्क 137 का 4 एज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 138, पैरिटी बिट इज यूज्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पस। हम लोग पैरिटी बिट का डेटा कम्युनिकेशन में यूज क्यों करते हैं? आपने सुना होगा पैरिटी बिट, तो नहीं सुना कोई बात नहीं। अपने जो भी डेटा हम लोग ट्रांसमिट करते हैं उसके अंदर एरर है या नहीं है, या अगर एरर है तो उसे करेक्ट करने के लिए हम लोग जो है पैरिटी बिट का यूज करते हैं। ठीक है, तो पैरिटी बिट इज यूज टू डिटेक्ट द एरर इनसाइड अवर डेटा पैकेट। तो प्लीज मार्क 138 का 3 जो है वो करेक्ट आंसर है। पैरिटी बिट जो है हम लोग जो है अपने नेटवर्क के अंदर एरर को फाइंड आउट करने के लिए पैरिटी बिट का यूज करते हैं। तो प्लीज मार्क 138 का सी जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 139, व्हाट काइंड ऑफ ट्रांसमिशन मीडियम इज मोस्ट एप्रोप्रिएट टू कैरी डेटा इन अ कंप्यूटर नेटवर्क दैट इज एक्सपोज टू इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंसेस। क्या मतलब हुआ इसका? ये मतलब हुआ कि कौन सी ऐसी ट्रांसमिशन केबल है जिसके अंदर जो इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंसेस होता है उसके माध्यम से डेटा को ट्रांसमिट किया था। व्हाट काइंड ऑफ ट्रांसमिशन मीडियम इज मोस्ट एप्रोप्रिएट टू कैरी द डेटा इन अ कंप्यूटर नेटवर्क दैट इज एक्सपोज टू इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस। ठीक है, इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस का यूज करते हुए डेटा को ट्रांसमिट किया जाता है। ऑप्शन आपके सामने है, अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर, ऑप्टिकल फाइबर, कोएक्सियल केबल या फिर माइक्रोवेव। तो यहाँ पर हम लोग जो इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस को हम लोग जो यूज करते हैं ऑप्टिकल फाइबर में, और ऑप्टिकल फाइबर के लिए अंदर हम लोग इंटरनल रिफ्लेक्शन का यूज करते हैं। इंटरनल टोटल रिफ्लेक्शन का यूज करते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को ट्रांसमिट करने के लिए। फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है, आपने क्लास 12 में पढ़ा होगा ऑप्टिक्स के अंदर। ठीक है, तो प्लीज मार्क 139 का सेकंड एज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 140, इन स्पेसिफिक इफ द सिस्टम यूज सेपरेट प्रोटोकॉल विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज टू लिंक टू सिस्टम। मान लीजिए आपके दो सिस्टम एकदम अलग अलग प्रोटोकॉल पे काम करते हैं, आपको नहीं पता कौन सा सिस्टम, बट फिर भी उन्हें आपस में कनेक्ट करने के लिए हम लोग किस डिवाइस का यूज करते हैं? रिपीटर का, गेटवे का, ब्रिज का या फिर हब का? तो इसमें क्या होगा, जो हमारा गेटवे है, गेटवे एक ऐसा डिवाइस होता है जिसके अंदर हम लोग ऐसी ऐसी मशीन्स का आपस में कनेक्शन करते हैं जो कि डिफरेंट प्रोटोकॉल्स में काम करते हैं। ठीक है, तो प्लीज मार्क
गेटवे, दैट इज सेकंड जो है हमारा करेक्ट आंसर है, गेटवे इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, याद रहेगा। सो प्लीज मार्क 140 का सेकंड जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 141, डैश इज अ कंप्यूटर दैट फैसिलिटेट्स शेयरिंग ऑफ डेटा, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर रिसोर्सेज ऑन द नेटवर्क। यानी कौन सा ऐसा कंप्यूटर है या कौन सा ऐसा रिसोर्स है जिसके अंदर हम लोग डेटा को ट्रांसमिट करते हैं, शेयर करते हैं, हार्डवेयर रिसोर्सेज को भी आपस में शेयर करते हैं। कंप्यूटर, सर्वर, हब या राउटर। तो सर्वर एक ऐसा मशीन होती है, ऐसा कंप्यूटर होता है जिसके अंदर हम लोग हर चीज को शेयर करते हैं दूसरे लोगों के साथ। सो प्लीज मार्क 141 का बी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 142, इनमें से डैश इज अ मीडियम दैट इज यूज इन द ट्रांसमिशन ऑफ मैसेज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। यानी इनमें से कौन सा ऐसा मीडियम है जब हम लोग मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसमिट करते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं चैनल। क्या कहते हैं? चैनल। तो चैनल इज अ मीडियम दैट इज यूज इन ट्रांसमिशन ऑफ मैसेज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। ओके, तो प्लीज मार्क ए एज अ करेक्ट आंसर। ए जो है 142 का वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 143, 143 में कहा गया है कि डैश इज अ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट एम्पलीफाई द रिसीव्ड सिग्नल एंड देन रीट्रांसमिट टू द नेटवर्क। देखो, जब हम लोग कोई सिग्नल ट्रांसमिट करते हैं नेटवर्क के ऊपर या केबल के ऊपर, तो हमारे जो सिग्नल की जो स्ट्रेंथ होती है, जो पावर होती है, वो कम हो जाती है। अब दोबारा से उस पावर को दोबारा से रीगेन करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? कुल मिलाकर ये बात की गई है, हम लोग जो है वो रिपीटर का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? रिपीटर। तो रिपीटर क्या करता है? हमारे ओरिजिनल सिग्नल को उसको उसकी पुरानी शेप में लेके आता है कुछ हद तक। ठीक है, कुछ हद तक है, बहुत से हद तक। ठीक है, तो रिपीटर एक ऐसा डिवाइस होता है, एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जो कि हमारे सिग्नल को जो कि हमें रिसीव हुआ है उसे एम्पलीफाई करने के लिए, उसकी पावर को दोबारा से रीगेन करने के लिए हम लोग रिपीटर का यूज करते हैं। सो प्लीज मार्क सी एज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 144, इनमें से कौन सा ऐसा प्रोटोकॉल है जो कि दो कंप्यूटर को आपस में सीरियल इंटरफेस से कनेक्ट करता है? ठीक है, क्लाइंट सर्वर प्रोटोकॉल, पॉइंट सर्वर प्रोटोकॉल, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा प्रोटोकॉल है जो कि सीरियल ट्रांसमिशन के लिए यूज होता है। तो वो है आपका पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। कौन सा है? पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल एक ऐसा प्रोटोकॉल है जो दो कंप्यूटर को आपस में सीरियल इंटरफेस से कनेक्ट करता है। याद रहेगा। सो प्लीज मार्क 144 का सी जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 145, द डैश प्रोटोकॉल इज यूज्ड फॉर चैटिंग, इट इज बेस्ड ऑन क्लाइंट सर्वर मॉडल। तो इनमें से जो एक ऐसा प्रोटोकॉल है जो कि हम लोग चैटिंग के लिए यूज करते हैं और एक क्लाइंट सर्वर मॉडल का एक बेस्ट एग्जांपल भी है। कौन सा है? इसे कहते हैं हम लोग IRC। क्या कहते हैं? IRC। ठीक है, तो प्लीज मार्क ए एज अ करेक्ट आंसर। 145 का एक जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा ऐसा प्रोटोकॉल है या कौन सी ऐसी प्रोसेस है जो हमारे डोमेन नेम को IP एड्रेस में कन्वर्ट करती है? बहुत बार बता चुका हूं, अब नहीं बताऊंगा। कमेंट करोगे, आंसर में कमेंट करोगे 146 का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 147, इनमें से कौन सी ऐसी फाइल है जो कि हम लोग जो हैं स्मॉल टेक्स्ट फाइल विच जनरली कंटेन द नेम ऑफ द वेबसाइट दैट इज हैज कम फ्रॉम ए यूनिक आईडी टैग इज नोन एज। तो देखो, ये मैं बता चुका हूं बहुत बार, पर इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं दिया मैंने एक बार भी, पता बहुत बार चुका हूं। तो ये पूछा गया है कि जब हम लोग क्लाइंट सर्वर से कनेक्ट करता है, यानी जब क्लाइंट सर्वर से कनेक्ट करता है तो जो सर्वर मतलब वेबसाइट की जो इंफॉर्मेशन होती है क्लाइंट एंड पर हमारे वेब ब्राउजर में स्टोर करता है। मैंने इसका आंसर, क्वेश्चन आपको मतलब समझ में नहीं आएगा तो मतलब समझा दिया, अब बता दो किसका आंसर। तो इसको हम लोग कहते हैं कुकीज। तो कुकीज ऐसी फाइल होती हैं जो कि क्लाइंट साइड पर वेब ब्राउजर में कनेक्ट होती है, जो कि हमारी वेबसाइट के बारे में पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन रखती हैं। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है 147 का वो बी है। सो प्लीज मार्क बी एज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 148, आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ऐसा क्राइम है जो कि एक तरह से इलेजिटिमेट वे है यूजर को हार्म पहुंचाने का। तो भाई क्या है? साइबर क्राइम कहते हैं। क्या कहते हैं? साइबर क्राइम कहते हैं। साइबर अपराध एक तरह का ऐसा अपराध है जिसमें हमारे यूजर को इंटरनेट से बहुत ज्यादा लेवल पर
उसके सिस्टम में घुसा जाता है और उसको बहुत तरीके से बहुत तरीके हैं, वो तरीके मैंने अपने टाइप्स ऑफ मेलवेयर में बताया है। आप पढ़ लेना जरा ये लेक्चर, अगर आपने नहीं देखा है तो देख लेना। टाइप्स ऑफ मेलवेयर में मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चन भी बताए हैं, साथ में थ्योरी बताई है कि जिसमें किस किस तरह से अटैक से कोई भी पर्सन हमारे सिस्टम में घुस सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है 148 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 149, इसमें से कौन सी टर्म को हम लोग यूज करते हैं लोगों को टेक्निकली? डैश इज अ टर्म यूज फॉर पीपल हु एंगेज देमसेल्फ इन हार्मलेस टेक्निकल एक्सपेरिमेंट एंड फन लर्निंग एक्टिविटी। मतलब हार्मलेस टेक्निक है, कोई इस टेक्निक का कोई मतलब कोई दिक्कत नहीं है, और वो टेक्निक से हम लोग जो हैं केवल फन एक्टिविटी से स्टार्ट करते हैं, और एक तरह की हार्मलेस टेक्निकल एक्सपेरिमेंट है ये। तो भाई देखो, हैकिंग तो हार्मलेस नहीं है, कौन सा होना चाहिए, क्रैकिंग या हैकिंग? बताओ, ये आंसर आप मुझे कमेंट करोगे। लास्ट से कुछ क्वेश्चन मैं भाई आप पे छोड़ दूं, क्योंकि मैं भी बोलते बोलते थक गया हूं। अब इसका आंसर जो आप बताओगे मुझे 149 का भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 150, अनऑथराइज तरीके से आपके कंप्यूटर को डैमेज पहुंचाना उसमें घुसकर। ठीक है, क्या होता है इसका आंसर? इसका आंसर मैं बताता हूं, इसका आंसर है हैकिंग। ठीक है, 150 का जो करेक्ट आंसर है वो हैकिंग है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे क्वेश्चन खत्म होते हैं। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। भाई पसंद आया तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और अगर अभी तक आपने हमारे कंप्यूटर साइंस प्लस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि यहाँ पर स्पेशली हम लोग आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस लेके आते हैं। अब ना जाने मैंने कितने सारी सीरीज आप लोगों के लिए इस वीडियो में, इस सीरीज में कितने ना जाने कितने वीडियो मैं आपके सामने अपलोड कर चुका हूँ, और भी बहुत सारे वीडियो जो हैं आगे के समय आने वाले हैं। ओके, तो इन एग्जामिनेशन से रिलेटेड बहुत सारे कोर्सेज हम लोगों ने बना रखे हैं, जिसके लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे आप किसी भी तरह की आपको जो प्रिपरेशन में परेशानी हो रही है उसको भी हमें कम्युनिकेट कर सकते हैं। इस वीडियो का पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा और टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा, दोनों को ज्वाइन कर लेना। उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। और भी किसी तरह के क्वेश्चंस के लिए आप वीडियो के लिए या एमसीक्यू चाहते हैं तो उसके लिए भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन वीडियो के साथ। थैंक यू।